दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिस के ऑनलाइन पोर्टल में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स यानी कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपकी उसी तैयारी के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन की फाइनेस्ट 1000 क्वेश्चन की सीरीज, जिसके 6 पार्ट्स पहले से हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप उनको पहले देख सकते हैं। तो इस सीरीज में हमने सामान्य अध्ययन के 4 विषयों को शामिल किया है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी आता है। इसमें हमने साइंस को शामिल नहीं किया है, क्योंकि साइंस के जो फाइनेस्ट 1000 क्वेश्चन की सीरीज है वो मैं अलग से आपके लिए लेकर आऊँगा। तो ये सीरीज आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें से मिलेंगे। इसमें हमने रेलवे में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, साथ ही साथ कुछ मॉडल क्वेश्चंस को, जो आपके बहुत ही एक्सपेक्टेड और अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन है, उन सबको शामिल किया है। तो इसमें आपको सिंपल, मॉडरेट और टफ सारे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप बिल्कुल सीरियस होकर इसको देखिए। अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप इसको एज ए टेस्ट लीजिए कि इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। किसका धार्मिक ग्रंथ है आपको बताना है? जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या हिंदुओं का? तो त्रिपिटक है वो बौद्धों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो पुस्तक है उसके 3 भाग हैं। कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। उनके भी आगे खंड हैं। तो बेसिकली ये जो बुक है वो बौद्धों की है। और जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और सिखों की पवित्र किताब का नाम क्या है? तो ये पवित्र किताब है आदि ग्रंथ, यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब। और हिंदुओं की तो बहुत सारी पवित्र किताबें हैं, जैसे कि आपका मद्भागवत गीता, महाभारत, रामायण, पुराण, वेद, ये सब पवित्र किताबें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो पहला तो माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पर आपको दूसरा बताना है। तो दूसरा याद करना बहुत सिंपल है। दूसरे में लिखा भी हुआ है दूसरा, जैसे कि काराकोरम K2, तो K2 में लिखा हुआ है 2, तो ये दूसरा है सबसे हाईएस्ट। ये आपका जो POK है, इंडिया में ही स्थित है ये, POK वाले रीजन में, सियाचिन ग्लेशियर के पास। और भी देखते हैं ऑप्शंस में। यहाँ पर दिया है कंचनजंगा, तो ये कंचनजंगा सिक्किम से शुरू होता है, मेन रूप से नेपाल में है, तो ये 3rd हाईएस्ट पीक है। 4th है आपकी लाओस से, 5th है मकालू, 6ठे नंबर पे आती है चौऊ और 7वें नंबर पे आती है धौलागिरी। और बात की जाए अगर नंदा देवी की, तो नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। वैसे तो इस चोटी को टॉप 10 में स्थान प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह, कंडीशंस दी गई हैं, किस किस स्थिति में उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। पहला है हमारा, विदेश में 5 वर्ष से अधिक रह रहा हो, तो बिल्कुल रह सकता है विदेश में, उसकी नागरिकता पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बस वहाँ से वो वीज़ा अपना रिन्यू करवाता रहे। दूसरा ऑप्शन है, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, फिर भी हम समझते हैं कि ये वाला ऑप्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले देख लेते हैं सही आंसर क्या है। तो स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो यही वाला इसका आंसर है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वो अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाता है, तो भारत में ऐसा सिस्टम है, उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन है, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि अगर दूसरे देश में वो रोजगार कर रहा है, दुबई में या कहीं पर, बस वहाँ का वो वीज़ा लेता रहे, बना रहेगा वो भारत का नागरिक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग जो सेकंड ऑप्शन है उसमें क्या समस्या है। अगर किसी ऐसे नागरिक को जो अभी हाल ही में भारत का नागरिक बना है, कोई वो विदेशी व्यक्ति है, अभी हाल ही में भारत का नागरिक बना है, और भारत के नागरिक बनने के कुछ ही समय बाद उसको किसी विदेशी न्यायालय ने सज़ा सुना दी है, तो इस स्थिति में उसकी जो नागरिकता है भारत की, वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद बनर्जी द्वारा की गई थी। और भी जो ऑप्शन है आपके, श्री PS मेहता यानी कि फिरोज साहब मेहता, DE बाचा यानी कि दिनेश इदुल्जी बाचा, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन लोगों ने भी भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष और प्रथम महिला अध्यक्ष, तो उनको हम क्वेश्चन के फॉर्म में आगे देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यहाँ पर आपको सबसे बड़ी नदी बतानी है। तो प्रायद्वीपीय भारत है जो दक्षिण भारत, उसकी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। और सेकंड सबसे लॉन्गेस्ट नदी कौन सी है दक्षिण भारत की? वो है कृष्णा। थर्ड कौन सी है? थर्ड है कावेरी। और नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और महानदी जो है वो आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है, छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में ये जाकर गिर जाती है। और इसी पर आपका सबसे लंबा बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है?
यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम समझते हैं यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर होता क्या है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है आपका करदाता और सरकार के बीच अगर सीधा संबंध ना हो तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। समझते हैं इसको कैसे, देखिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग प्रत्यक्ष कर के बारे में। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है आपकी आय पर। अगर आपकी इनकम पर टैक्स लगाया जा रहा है तो सरकार आपकी जितनी इनकम है उस पर कुछ परसेंटेज टैक्स लगा देती है आपकी इनकम के हिसाब से, तो आपका सीधे सीधे वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर। अब समझते हैं अप्रत्यक्ष कर क्या है। तो अप्रत्यक्ष कर समझिए, जैसे कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वो बिस्कुट बना रही है, बिस्कुट का प्रोडक्शन कर रही है। अब उसकी बिस्कुट की जो लागत है वो है आपकी 3 रुपये और उसका जो प्रॉफिट है वो है 1 रुपये, तो कंपनी को चाहिए 4 रुपये। अब सरकार उसके पास आती है, सरकार कहती है हम 1 रुपये का इस पर टैक्स लगाएंगे जो तुम उत्पादन कर रहे हो। तो इस तरीके से कुल जो कीमत हो जाती है बिस्कुट की वो हो जाती है आपकी 5 रुपये। 3 रुपये कंपनी की लागत हो गई, 1 रुपये उसका प्रॉफिट हो गया और 1 रुपये सरकार ने लगा दिया। तो अब हम दुकान पर जाते हैं इसको बिस्कुट को खरीदने के लिए, तो हम इस सब लफड़े में नहीं पड़ते हैं कि उसकी कितनी लागत है, किसका सरकार का टैक्स है, फैक्ट्री का कितना फ़ायदा है। हम सीधे क्या कहते हैं, उस पर देखते हैं मैक्स रिटेल प्राइस यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य कितना है उसका। तो हम देखते हैं 5 रुपये है और इसमें खरीद लेते हैं। तो देखा जाए तो सरकार ने टैक्स तो इस पर भी लिया है 5 रुपये में। अब अंतर ये है कि सरकार ने हमसे नहीं लिया है, वसूला कंपनी से है। लेकिन क्या सच में कंपनी ने टैक्स दिया है? वो तो अपनी लागत और प्रॉफिट लेके निकल लिया। टैक्स जो पड़ा वो हमसे ही पड़ा, लेकिन सरकार ने हमसे डायरेक्ट नहीं लिया। तो इसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। यहाँ पर जो 1 रुपये है वो अप्रत्यक्ष कर है, मतलब करदाता और सरकार के बीच सीधा संबंध नहीं है। बीच में कौन आ गई है? ये बिस्कुट फैक्ट्री आ गई। तो यही होता है अप्रत्यक्ष कर। तो इसलिए आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में सीधा संबंध नहीं होता है। जबकि जो आपका इनकम टैक्स होता है उसमें सरकार सीधे आपके बैंक के अकाउंट पर ही नज़र रखती है और उसका कुछ परसेंटेज जो भी तय होता है आपकी इनकम के हिसाब से वो सरकार को आपको देना होता है। तो ये होता है मेनली डायरेक्ट कर और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? बताना है आपको कितने हैं, 17, 27, 36 या 47। तो लक्षद्वीप में टोटल जो द्वीपों की संख्या है वो है 36। और लक्षद्वीप के अगर हम कुल टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो याद रखिए टोटल क्षेत्रफल है आपका 32 किलोमीटर स्क्वायर, जबकि द्वीप कितने हैं? द्वीप हैं आपके 36। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रेट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो कौन सी रेट है वो है आपकी परमादेश। अब समझते हैं बाकी सारी रेटों को भी। रेट जो होती हैं आपकी 5 होती हैं टोटल, और इनको कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, और जो हाई कोर्ट होता है वो आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। तो देखते हैं 5 रेटों को एक एक करके जल्दी से। इसमें से पहली हमारी होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या होता है शॉर्ट में, कि आपने अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया है या गिरफ्तार किया है तो आपको 24 घंटे के भीतर, मतलब पुलिस को 24 घंटे के भीतर उस बंदी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। अब ये परमादेश क्या होता है? अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपना कर्तव्य भूल जाए जिस पद पर वो बैठा है तो उसके खिलाफ ये रेट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कि भैया तुम्हें जिस काम के लिए अपनी कुर्सी दी है उस कर्तव्य का पालन करो। उसी को कहते हैं परमादेश। और निषेध क्या है? तो निषेध होता है जब कोई बड़ा कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय से कहे कि भैया आपके कोर्ट में जो मुकदमा आया है वो आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, आप इस पर कोई भी निर्णय मत देना। तो इसको कहते हैं निषेध। फिर ये उत्प्रेषण क्या है? तो उत्प्रेषण है जिस मामले पर अधीनस्थ न्यायालय एक्शन नहीं ले सकता उस मामले को कहता हाई कोर्ट कि इसे हमें भेज दो, और ऐसा ही हाई कोर्ट से कहता है सुप्रीम कोर्ट कि इसे हमें भेज दो, तो वो कहलाता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में देखिए प्रेषण वर्ड छुपा हुआ है ना, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और निषेध मीन्स तो हिंदी में आप समझते ही हैं, इसका मतलब होता है मना करना। और परमादेश में आदेश छुपा हुआ है, किसी सरकारी को आदेश दिया जा रहा है। और प्रत्यक्षीकरण में आपको समझ में आ रहा होगा, प्रत्यक्ष उपस्थित करना 24 घंटे के भीतर। इसके अलावा एक और रेट होती है, उसका नाम होता है अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा में भी आप समझ पा रहे होंगे कि अधिकार पूछने की बात की जा रही है। तो उसमें किससे अधिकार पूछा जाता है? तो समझिए, जैसे कि अगर कोई मान लीजिए कांस्टेबल है, वो अपने थाने में इस तरीके से बिहेवियर करता है जैसे कि वो बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर हो, यानी कि वो दरोगा की भांति व्यवहार करने लगे, किसी को भी सजा दे दी, किसी को भी मारपीट कर दी, किसी को भी हवालात में बंद कर दिया अपने मन से।
और इसी तरीके से अगर कोई नर्स है मान लीजिए, वो डॉक्टर की भांति व्यवहार करने लगे, मरीज आए अस्पताल में, खुद तो है नर्स लेकिन डॉक्टर बन के पहुँच जाए, उसको चीरा फाड़ी करने लगे, ऑपरेशन करने लगे हार्ट का, तो नर्स होके तो वो ऑपरेशन नहीं कर सकती, ऑपरेशन करने का काम है डॉक्टर का। और उसी प्रकार से जो कांस्टेबल है वो दरोगा का काम नहीं कर सकता। तो सरकार यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उससे पूछता है, बेटा तुमने इस पद पर निर्णय कैसे लिया या तुमने इस पद का काम कैसे किया, जबकि तुम तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो। तो इसे कहते हैं अधिकार परीक्षा। आई होप आप थोड़ा समझ पाए होंगे, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक करते हुए कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बहुत सिंपल है, कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। जो आपकी यूएन जनरल असेंबली थी उसकी जो पहली अध्यक्ष थी, यानी कि पहली आप भारतीय कह लीजिए या पहली महिला कह दीजिए विश्व में, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। और भी देखते हैं ऑप्शंस में, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी ये। और मार्गरेट थैचर ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। और जो गोल्डा मेयर हैं वो इजराइल की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? मतलब किसकी सीमा है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ टच करती है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8+1 यानी कि आपका 8 तो राज्यों के साथ और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली के साथ उसकी सीमा टच करती है। तो सबसे ज़्यादा सीमा उत्तर प्रदेश की ही राज्यों के साथ टच करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः विधानमंडल की ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है? तो आपको बताना है, विधानमंडल का जो ऊपरी सदन होता है वो कहलाता है विधान परिषद, और निचला सदन क्या कहलाता है? निचला सदन कहलाता है विधानसभा। तो आपको बताना है विधान परिषद की जो सदस्य संख्या होती है वो विधानसभा के सदस्यों की कितनी होती है? वो होती है आपकी 1/3, या अगर 1/3 नहीं है तो कम से कम 40 तो होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? देशबंधु, आप अगर पूरा नाम लेने की कोशिश करेंगे तो आपको मुंह से निकल ही जाएगा देशबंधु चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास के साथ संबंधित है। चित्तरंजन दास कहाँ है ऑप्शन में? ये है CR दास। और BR अम्बेडकर हैं जो भीमराव अम्बेडकर, इनकी जो उपाधि है वो बाबा साहेब, आधुनिक मनु या भारतीय संविधान का निर्माता, इनको उपाधियाँ मिली हुई हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर की उपाधि गुरुदेव की है। और BC पाल हैं जो बिपिन चंद्र पाल, ये लाल बाल पाल त्रिगुट के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ बृहद प्रवाल भित्ति किसके समांतर है? पूर्वी तट, पश्चिमी तट, उत्तरी तट या दक्षिणी तट? तो इसका जो राइट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है मूंगे की चट्टान, वो है आपकी पूर्वी तट के समांतर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंपनी के डिबेंचरधारी कौन होते हैं? शेयरधारी, ऋणदाता लेनदार, ऋणी देनदार या निदेशक? तो इसको समझते हैं, आखिर डिबेंचरधारी होते कौन है। देखिए, जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो कंपनी क्या करती है? एक डिबेंचर पत्र बनाती है। एक क्या, बनाते तो बहुत सारे हैं। तो डिबेंचर पत्र जब वो बहुत सारे निर्गत करती है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है, वो इस एक डिबेंचर पत्र को खरीदता है, इसकी कीमत है 1000 रुपये। अब 1000 रुपये का डिबेंचर पत्र उसने खरीदा, ये पत्र वो अपने पास ले गया आदमी, और इसके बदले उसने कंपनी को 1000 रुपये दे दिए। कंपनी को उसने 1000 रुपये दे दिए, और ये वाला पत्र था सिक्योरिटी के रूप में अपने पास रख लिया। और इसी तरीके से कम 2-3 हज़ार डिबेंचर पत्र कंपनी ने बेच डाले अलग अलग व्यक्तियों को। तो अब कंपनी के पास इस तरीके से जो उसको ज़रूरत थी कैश की, वो कैश भी आ गया। अब होता क्या है, कंपनी अगर प्रॉफिट में जाती है तो जो डिबेंचर पत्रधारी होते हैं वो फिर से कंपनी के पास वापस आते हैं, कहते हैं बेटा हमने आपको पैसा दिया था वो हमारा वापस करो। तो जितने का ये पत्र इन्होंने लिया था, अब वो पत्र कंपनी को वापस कर दिया जाएगा, उतना पैसा इनको दिया जाएगा, प्लस पत्र देने के समय जितनी इनकी बात की गई थी कि हम आपको प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, उतने परसेंटेज हिस्सा इनको प्रॉफिट में दिया जाता है। तो 1000 रुपये के अलावा ये 5% भी इन डिबेंचरधारियों को दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो डिबेंचरधारी होते हैं यानी कि ऋणदाता होते हैं कंपनी के, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर चट्टोपाध्याय लिखा है तो आप इससे कन्फ्यूज मत होइए, ये चटर्जी ही है मेन रूप से। शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बनर्जी को बंदोपाध्याय भी लिख देते हैं कहीं कहीं पे, तो कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर है, अमर गीत राष्ट्रीय वंदे मातरम है
जो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास था आनंद मठ, उससे लिया गया है। जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे कोलकाता यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ग्रेजुएट हुए थे, तो उन्होंने खुशी खुशी में ये वाला नोवेल लिखा था। वो नोवेल में उन्होंने एक गीत का भी वर्णन किया था, तो वहाँ से ये गीत को उठा लिया गया, वंदे मातरम को। और भी देखते हैं हम लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था भारत का राष्ट्रगान जन गण मन। और शरत चंद्र चटर्जी यानी कि चट्टोपाध्याय ने क्या लिखा है, इन्होंने एक बहुत ही फेमस प्ले लिखा है, उसका नाम है देवदास, जिस पर एक शाहरुख खान की फिल्म भी बन चुकी है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, ये भारत के राष्ट्र गुरु कहलाते हैं और इन्हें बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अलावड़ीय जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। डल झील, भीमताल झील, बुलर झील या नैनीताल झील। तो अलावड़ीय से मतलब है, लवण का मतलब होता है सॉल्ट, तो अलावड़ीय का मतलब हो जाएगा मीठे जल की झील। तो मीठे जल की सबसे बड़ी झील भारत में है बुलर झील, ये जम्मू कश्मीर में है। और जो डल झील है वो भी आपकी जम्मू कश्मीर में है। और बाकी ये जो भीमताल और नैनीताल, तो जिन भी झीलों के आगे आपका अगर ताल लग जाए, भीमताल, सात ताल, नैनीताल, खुरपा ताल, तो वो सारी झीलें होती हैं उत्तराखंड में यानी कि यूके में। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है। आपको बताना है भाग 1 में या भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 4 में। तो बहुत सिंपल है, भाग 2 में है नागरिकता वर्णन। और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता को बताया गया है कि कौन भारत का नागरिक होगा, किस प्रकार से भारत की नागरिकता मिलेगी, किस प्रकार से छीनी जाएगी। और भाग 1 में क्या है, भाग 1 में राज्य एवं संघ के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से भारत के राज्य हैं, किस प्रकार से उनके नाम और सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। और जो भाग 3 है वो मूल अधिकारों से संबंधित है। और चौथा भाग 36 से 51 तक, इसमें आपके नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। तानसेन, टोडरमल, राणा प्रताप सिंह या बीरबल। तो प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था अकबर का टोडरमल, इसी ने दहसाला व्यवस्था लगाई थी। और भी देखते हैं, ये तानसेन एक संगीतज्ञ था अकबर के दरबार में। और राणा प्रताप सिंह, ये तो अकबर के दरबार में नहीं थे, ये अकबर का दुश्मन था, सिसोदिया वंश के राजा हैं मेवाड़ के, इनसे बहुत लड़ाई हुई अकबर की। और जो चौथा ऑप्शन है बीरबल, तो बीरबल भी नवरत्नों में से एक थे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ये अकबर को खुश किया करते थे। किन राज्यों में एक ही उच्च न्यायालय है, आपको बताना है। कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में, गुजरात व उड़ीसा में, महाराष्ट्र व गोवा में या मध्य प्रदेश व राजस्थान में। तो संसद के पास ये शक्ति है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। तो जो छोटे छोटे यूटीज़ होती हैं उनके लिए अपना खुद का उच्च न्यायालय नहीं होता है, वो बगल के किसी राज्य में बड़े राज्य के उच्च न्यायालय से ही अपना काम चलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, महाराष्ट्र और गोवा का जो उच्च न्यायालय है वो एक ही है, यानी कि गोवा में खुद का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, वो महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय से ही अपना काम चला रहा है, बाकी सब में अपने अपने उच्च न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है। तो यहाँ पर आपको दूसरा बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में गलती हो जाती है, हम लोग राजस्थान टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है आपका मध्य प्रदेश। पहले पे तो आपको राजस्थान पता है, दूसरे पे मध्य प्रदेश हो गया, तीसरे पे कौन सा है, तीसरे पे है महाराष्ट्र, और ये आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश चौथे पे तो नहीं है, अब इसका नंबर भी आप याद करने मत लग जाइए, बहुत पीछे है ये। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है। अध्यक्ष के मत को निर्णायक मत कहा जाता है, ध्वनि मत कहा जाता है, या प्रत्यक्ष मत या अप्रत्यक्ष मत। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अध्यक्ष का जो मत होता है वो निर्णायक मत होता है जब वोट ऐसी कंडीशन में आ जाएं कि आधे लोकसभा के अध्यक्ष पक्ष में हो किसी मुद्दे के और आधे विपक्ष में हो, तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो मत होगा वो निर्णायक मत होगा, वो जिसकी तरफ जाएगा उसी मुद्दे के लोग जीत जाएंगे। और भी देखते हैं ध्वनि मत क्या होता है। तो ध्वनि मत का प्रयोग तब किया जाता है जब संसद में किसी ऐसे मुद्दे पर बहस हो रही हो जो बहुत अच्छा मुद्दा हो, जिसपे चाहे पक्ष वाले हों चाहे विपक्ष वाले, दोनों लोग समर्थन करने की उम्मीद रखते हों। तो ऐसी स्थिति में ध्वनि मत का प्रयोग किया जाता है। लोग अपनी जो बेंच होती है उस पर हाथ पटक पटक के ध्वनि पैदा करते हैं, और जितनी ध्वनि तेज होती है उसे समझ में आता है कि हाँ इस बार तो बहुत से लोग इस मुद्दे के समर्थन में हैं। जैसे कि आप समझिए किसी रेपिस्ट को फांसी की सज़ा दिलाना हो, मान लीजिए कोई 17 साल का है, उसके लिए कानून बनाना है कि जो ऐसी सज़ा के लिए उम्र है वो अब 18 साल से घटाकर 17 साल करनी चाहिए। तो ऐसे सब मुद्दों के लिए ध्वनि मत का प्रयोग किया जाता है जिस पर लोग आम सहमति अपनी बना दें, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। और भी देखिए प्रत्यक्ष मत क्या होता है।
तो प्रत्यक्ष मत हम लोग वोटिंग करते हैं जो लोकसभा के चुनाव की या विधानसभा के चुनाव की, उस वोटिंग को कहा जाता है प्रत्यक्ष मत। अब ये अप्रत्यक्ष मत क्या होता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में और राज्यसभा के चुनाव में जिस मत का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष मत। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ये कहा था एडम स्मिथ ने। तो हम लोग देख चुके हैं कि हमें कुछ क्वेश्चन अर्थशास्त्र के ऐसे हैं जो एकदम याद करने ही पड़ेंगे। अब इसमें क्या समझेंगे आप? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान, ये तो कोटेशन है, इसको तो आपको याद करके चलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो पंचतंत्र की जो कथाएं थी उनका संकलन किया था विष्णु शर्मा ने। और वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, वेद व्यास ने महाभारत और तुलसीदास ने रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन हमारा, 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड किस किस देश के बीच सीमा का निर्धारण करता है? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, भारत और पाकिस्तान, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, अमेरिका और कनाडा। तो जो 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है वो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा का विभाजन करता है। वैसे अगर सही रूप से देखा जाए तो वो 38 है, लेकिन 38 तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो यही वाला ऑप्शन से हमें काम चलाना पड़ेगा कि 38 हो या 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड वो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को अलग करता है। और भी देखते हैं, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को कौन सा लैटिट्यूड अलग करता है? तो इसको करता है 17 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि 17 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। भारत और पाकिस्तान को कौन अलग करती है? तो भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा अलग करती है? तो 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। और अमेरिका और कनाडा की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो सबसे लंबी है विश्व में। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी लिखी हुई है, अस्थायी रूप से काम करेगा, वो परमानेंट नहीं होगा। संसद के दोनों सदस्यों द्वारा नामित कोई व्यक्ति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर है भारत के जो CJI होंगे मुख्य न्यायाधीश वो उस समय एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे यानी कि अस्थायी तौर पर। और अगर ये भी अनुपस्थित हो तो कौन करेगा? भारत के उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। आप कहेंगे वो भी अनुपस्थित हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो उम्र में उससे ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए ये 3 व्यक्ति हैं, इनकी उम्र है आपकी 62 साल, इनकी उम्र है 61 साल, इनकी उम्र है 60 साल। तो CJI के ना होने पर ये बन जाएंगे एक्टिंग प्रेसिडेंट, इनके भी ना होने पर ये बन जाएंगे, इनके भी ना होने पर ये बन जाएंगे, और इसी तरीके से ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। कोई ना कोई तो इनसे भी कम उम्र का यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से राष्ट्रपति का पद है वो कभी खाली नहीं रहता है। तो ये थे इस पार्ट के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करिए और अपनी तैयारी में पूरी तरीके से जुड़ जाइए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। तो इसी तरीके से हम और भी अपने पार्ट्स इस सीरीज के लेकर आते रहेंगे। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।